हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं आयुष गुप्ता आप सबके सामने एक वीडियो लाने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, लास्ट तक देखें। और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जितानु गुप्ता कहानियों के नाम से मेरा चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। आगे देखिए। 7 फरवरी 1983 अंटार्कटिका का सीना चीरता हुआ एक रूसी रिसर्च वेसल द वोस्टॉक स्पिरिट आगे बढ़ रहा था। जहाज पर सवार थे 13 टॉप रूसी साइंटिस्ट। उनके साथ थे 2 वफादार शेफर्ड डॉग्स और बस 1 महीने का राशन। उनका मिशन कोई आम मिशन नहीं था। वो अंटार्कटिका के उस हिस्से पर रिसर्च करने जा रहे थे जहां इंसान के कदम आज तक नहीं पड़े थे। वो इतिहास बनाने निकले थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हर कोई अपने काम में लगा था। कोई डेटा एनालाइज कर रहा था तो कोई आने वाले दिनों की प्लानिंग। जर्नी का 5वां दिन दोपहर के ठीक 2 बजे थे। बाहर का मौसम शांत था और ज्यादातर टीम मेंबर्स अपने केबिन में आराम कर रहे थे। कैप्टन आन्या घंटों से ब्रिज पर थी। उनकी आंखें भी भारी हो रही थीं। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उनकी आंख झपकी और तभी एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम की एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया। सबकी नींद एक झटके में खुल गई। लोग घबराकर अपने अपने केबिन से बाहर भागे। कैप्टन आन्या का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत जहाज को चेक करने का ऑर्डर दिया। कुछ देर की जांच के बाद पता चला कि जहाज को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कैप्टन ने इंजन को पूरी ताकत से आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जहाज जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। मामले को समझने के लिए एक साइंटिस्ट सर गई जहाज से नीचे बर्फ पर उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका जहाज द वोस्टॉक स्पिरिट 2 विशाल बर्फीले पहाड़ों यानी ग्लेशियर्स के बीच एक सैंडविच की तरह फंस चुका था। इसे इंसानी ताकत से निकालना नामुमकिन था। उनके पास अब इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। टीम ने फैसला किया कि वो बाहरी दुनिया से मदद मांगेंगे। उन्होंने अपने पावरफुल रेडियो सिस्टम को ऑन किया और मदद के लिए संदेश भेजना शुरू किया। मेडे मेडे मेडे, दिस इज रशियन रिसर्च वेसल वोस्टॉक स्पिरिट, वी आर ट्रैप्ड इन आइस। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने सोचा शायद टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत होगी। उस जमाने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मौसम का था, जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया। सूरज कहीं गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगी। वो एक भयानक बर्फीले तूफान के बीच फंस चुके थे। अगले 3 दिनों तक वो जहाज के अंदर कैद रहे। बाहर मौत का तांडव चल रहा था और अंदर जिंदगी की जंग। जहाज की दीवारें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान उसे चबा जाएगा। हर पल मौत का डर था। हर पल ये सोचना कि अगला पल होगा भी या नहीं। वो 3 दिन 3 सदियों जैसे बीते। फिर जब तूफान थमा और वो बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जो खूबसूरत भी था और डरावना भी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी और कुछ नहीं। सब कुछ शांत था, एकदम कब्रिस्तान जैसी शांति। उन्होंने फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, खामोशी। अब उनका सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने जहाज को निकालने की एक और कोशिश की, लेकिन बर्फ ने उसे और भी मजबूती से जकड़ लिया था। तूफान ने जहाज की हालत खराब कर दी थी और अब उसमें रहना सुरक्षित नहीं था। सबने मिलकर फैसला किया कि जब तक मदद नहीं आती वो बर्फ पर ही टेंट लगाकर रहेंगे। दिन बीतने लगे। 10 दिन गुजर गए, लेकिन ना कोई मदद आई और ना ही रेडियो पर कोई जवाब। अब ये साफ हो चुका था कि वो इस सफेद जहन्नुम में अकेले हैं। उन्होंने फैसला किया कि जहाज में जो भी जरूरी सामान है उसे निकालकर टेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। रोज की तरह सामान निकालने का काम चल रहा था। 15वां दिन एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनकी बची खुची उम्मीद को भी तोड़ दिया। एक साइंटिस्ट इंजन केबिन में ये देखने गया था कि क्या कुछ किया जा सकता है। तभी एक दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं, और उसने जोर से इंजन स्टार्ट कर दिया। कमजोर हो चुके जहाज पर इस जोर जबरदस्ती ने आग लगा दी। इंजन में लगी आग तेजी से फैली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंदर गिरा और द वोस्टॉक स्पिरिट 2 टुकड़ों में बंटकर बर्फीले पानी में समाने लगा। 12 लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बर्फ पर कूदे, लेकिन एक साथी व्लादिमीर उस आग और बर्फीले पानी में हमेशा के लिए खो गया। अब उनके सामने 2 रास्ते थे,
या तो यहीं रहकर किसी चमत्कार का इंतजार करें या फिर 200 किलोमीटर दूर मौजूद रिसर्च सेंटर तक पैदल जाने की कोशिश करें, जो एक तरह से आत्महत्या ही थी। टीम 2 गुटों में बंट गई। बुजुर्ग वैज्ञानिक डेमेट्री का मानना था कि यहीं रोकना समझदारी है। उनका कहना था कि यह यात्रा मौत को दावत देने के जैसी है। लेकिन युवा भूविज्ञानी सर्गेई का खून गर्म था। उसने जोर देकर कहा कि हमें चलना होगा, यहाँ रुकने का मतलब है तिल तिल कर मरना। कैप्टन आन्या ने सबकी सुनी। उन्होंने कहा कि हमने रेडियो पर मैसेज भेजा था, हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो देर से पहुंचे। जब उन्हें मैसेज मिलेगा तो वो हमें बचाने जरूर आएंगे। टीम ने फैसला किया कि वो कुछ दिन और इंतजार करेंगे। उनके पास 12 लोगों के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का खाना बचा था। वो एक छोटे से टेंट में एक दूसरे से सटे बैठे थे। बाहर बर्फ का रेगिस्तान था, अंदर डर और नाउमीदी का सन्नाटा। हर गुजरता पल उनकी जीने की उम्मीद को कम कर रहा था। 5 दिन और बीत गए, दिन 20, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। अब ये मदद की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। खाना लगभग खत्म होने की कगार पर था। अब फैसला लेने का वक्त आ गया था। इंतजार करके धीरे धीरे मरने से लड़ते लड़ते मरना कहीं ज्यादा सम्मान की बात है। कैप्टन आन्या के इन शब्दों ने आखिरी फैसला सुना दिया। उन्होंने 200 किलोमीटर की उस नामुमकिन यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा था, सब ने अपनी पीठ पर लाद दिया। बाकी का वजन उन 2 शेफर्ड डॉग्स वोल्क और मीशा पर डाल दिया गया। उन्होंने बर्फ पर फिसलने वाली हाथ की बनी स्लेज खींची और अपनी यात्रा शुरू कर दी। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। दिन भर में वो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही चल पाते थे। 21वें दिन उनका लाया हुआ सारा खाना खत्म हो गया। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा की तैयारी की, एक और भयानक बर्फीला तूफान आ धमका। 2 दिनों तक वो एक बर्फीली गुफा में छिपे रहे। इस तूफान ने उनका हौसला तोड़कर रख दिया। तूफान के बाद उन्होंने पाया कि उनका एक कंपास भी टूट गया है। उन्होंने सील मछली का शिकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। अब 12 इंसान और 2 डॉग्स सब भूख से तड़प रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप महसूस कर पा रहे हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे थे, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स के बगल में जो नया हाइप का ऑप्शन है उसे भी जरूर हाइप करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 28वें दिन उन्हें एक और गहरा सदमा लगा। भूख और ठंड से लड़ते लड़ते 2 में से एक शेफर्ड डॉग वोल्क ने दम तोड़ दिया। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो टीम का हिस्सा था, एक दोस्त था। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि हमें इसे खा लेना चाहिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन बाकियों ने इसका जोरदार विरोध किया। घंटों की बहस के बाद इंसानियत की जीत हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो मर जाएंगे पर हैवान नहीं बनेंगे। उन्होंने वोल्क को बर्फ में दफनाया, उसके ऊपर एक पत्थर का निशान बनाया और भारी मन से आगे बढ़ गए। लगभग 35वें दिन टीम ने अपनी पहली इंसानी जान खो दी। टीम का सबसे कमजोर सदस्य बायोलॉजिस्ट इवान, जिसके पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, वो हाइपोथर्मिया और भुखमरी से मर गया। अब मौत उनके लिए कोई दूर की बात नहीं थी, वो उनके साथ चल रही थी। इवान की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी हताशा में सर्गेई और आन्या ने मिलकर एक सील का शिकार कर ही लिया। ये उनकी पहली कामयाबी थी। कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया था और एक जीने की छोटी सी उम्मीद वापस लौट आई थी। लगातार ठंड, भूख और अनिश्चितता ने उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई जहाज हो। सब उम्मीद से चीखने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। लेकिन वो खुशी चंद पलों की थी। वो सिर्फ बर्फ पर पड़ रहा रोशनी का एक धोखा था, उनके थके हुए दिमाग का वहम। उम्मीद टूटने का ये दर्द किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। एक और तूफान ने उनका एक टेंट फाड़ दिया और कुछ जरूरी दवाइयां भी उड़ा ले गया। 120वें दिन टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य डेमेट्री से गलती हो गई। उसने बर्फ की एक पतली परत पर पैर रख दिया और वो टूट गई। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, वो बर्फीले ठंडे पानी में समा गया। अब खाने की कमी इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के मन में नरभक्षण का भयानक ख्याल आने लगा। क्या वो अपने मरे हुए साथी का मांस खाएंगे? ये सवाल उनकी इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला था। लेकिन उन्होंने फैसला किया, वो मर जाएंगे पर हैवान नहीं बनेंगे। 130वें दिन उन्हें 12 सिंघा यानी रेनडियर का एक झुंड दिखा। उन्होंने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूखे और कमजोर शरीर के साथ वो तेज तर्रार जानवरों को नहीं पकड़ पाए। कैप्टन आन्या ने एक 12 सिंघा को पकड़ने की कोशिश में खुद को घायल भी कर लिया, पर वो भी नाकाम रही। रास्ते में उन्हें एक पुराने टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला। वहां कोई नहीं था, बस धातु का एक ढेर था। लेकिन तभी उनका सामना हुआ अंटार्कटिका के असली राजा से, एक विशाल पोलर बेयर। वो भूखा था और इंसानों को अपने शिकार के तौर पर देख रहा था।
उनका आखिरी बचा हुआ शेफर्ड डॉग मीशा अपनी जान की परवाह किए बिना उस भालू पर टूट पड़ा। टीम ने भी हिम्मत दिखाई और उनके पास मौजूद एक फ्लेयर गन से भालू को डराकर भगा दिया। भालू तो भाग गया, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने मीशा को हमेशा के लिए खो दिया। और सिर्फ मीशा को ही नहीं, टीम के एक और सदस्य पावेल को भी भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया था। बिना इलाज के इन्फेक्शन से कुछ ही घंटों में उसकी भी मौत हो गई। अब उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही जरिया था, मीशा का शरीर। भारी मन से आंसुओं के साथ उन्होंने अपने उस वफादार साथी को खाकर अपनी जान बचाई। लगातार हो रही मौतों और दबाव ने अब उनकी भावनाओं को भी मार दिया था। अब किसी के मरने पर पहले जैसा दुख नहीं होता था, बस एक डर होता था कि अगला नंबर किसका होगा। और फिर वो पल आया जिसका उन्हें डर था। 6 महीने का दिन खत्म हो चुका था और अब अंटार्कटिका में 6 महीने लंबी रात शुरू होने वाली थी। अब उन्हें अंधेरे में ही चलना था। दिन की रोशनी अगले 6 महीनों के लिए एक सपना बन चुकी थी। अंधेरे और खराब मौसम के कारण वो रास्ता भटक गए। मैप के मुताबिक वो मंजिल के करीब थे, लेकिन असल में वो और भी दूर जा चुके थे। एक ही रात में ठंड और भूख से 2 और सदस्यों की नींद में ही मौत हो गई। अब वो सिर्फ 7 लोग बचे थे। इस सब का असर कैप्टन आन्या पर भी पड़ा। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ गईं। उनका नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा। अंधेरे में चलते हुए एक रात मानसिक संतुलन खो चुकी एलेना टेंट से बाहर निकली और बर्फीले तूफान में कहीं खो गई। उसकी सिर्फ जमी हुई लाश मिली। कुछ दिनों बाद टीम के एक और बुजुर्ग सदस्य ने सुबह आंखें ही नहीं खोली। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे। 300 दिन बीत चुके थे। अब वो 5 लोग, या यूं कहें कि 5 चलती फिरती लाशें बस घिसट रही थीं। उनके पास कोई खाना नहीं था, चलने की ताकत नहीं थी। 301 दिन, 13 लोगों से शुरू हुआ सफर अब सिर्फ 5 लोगों पर आ गया था। 8 मौतें, 2 वफादार दोस्तों की कुर्बानी, अनगिनत तूफान, भूख और न जाने कितना दर्द सहने के बाद वो उस पॉइंट पर थे जहां मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी। उन्होंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उन्होंने अपने दोस्त को खाया था। उन्होंने उम्मीद को टूटते और फिर जुड़ते देखा था। हर दिन एक नई जंग थी, हर रात एक नया डर। और तभी 301वें दिन उन्हें दूर अंधेरे में एक हल्की सी सीधी लाइन दिखी, जैसे कोई एंटीना हो। पहले तो उन्हें लगा कि यह भी उनके दिमाग का कोई वहम है, एक और झूठी उम्मीद, लेकिन वो चीज वहीं थी, हिल नहीं रही थी। एक मरी हुई उम्मीद ने फिर से सांस ली। उनके शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी, लेकिन उस एक झलक ने उनके अंदर बची खुची सारी ताकत को जगा दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ शुरू कर दी। वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे। हर कदम एक पहाड़ जैसा लग रहा था, हर सांस एक चुनौती, लेकिन वो एंटेना उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। घंटों की उस अंतिम यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचे। वो एक छोटा, लगभग वीरान रिसर्च सेंटर था जहां सिर्फ 2 मेंटेनेंस वर्कर्स मौजूद थे। 301 दिन के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर वो 5 वहीं बर्फ पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें बचा लिया गया। उन्हें नजदीकी बेस कैंप ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। उनका शरीर और दिमाग इस कदर टूट चुका था कि उन्हें नॉर्मल होने में कई महीने लग गए। उन 5 में से किसी ने अपने पैरों की उंगलियां खो दी, तो कोई जिंदगी भर के लिए मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गया। कई महीने बाद जब वो मीडिया के सामने आए, तो उनके चेहरों पर उस 301 दिन के सफर का हर एक पल साफ दिखाई दे रहा था। उनकी ये अविश्वसनीय कहानी बाद में फेमस लेखक अलेक्जेंडर वोल्कोव ने अपनी किताब द व्हाइट लैब्रिंथ में लिखी, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि इंसान के उस जज्बे की है जो मौत को भी मात दे सकता है। ये थी कहानी उन 13 लोगों की जो निकले तो थे इतिहास बनाने, लेकिन खुद इतिहास बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा टचिंग मोमेंट कौन सा लगा। और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।